नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं मैं आपके इस नई वीडियो के साथ। इस वीडियो के अंदर आपको मैं जो बताऊंगा वो है पशु के शरीर का तापमान तथा उनकी बधियाकरण का करने का तरीका। किस प्रकार से उनका बधियाकरण किया जाता है और किस प्रकार से उनके शरीर का तापमान ज्ञात किया जाता है। तापमान ज्ञात तो किया जाता है, लेकिन शरीर का तापमान होता कितना है और किस बेसिस में या किस इकाई में उसका तापमान ज्ञात किया जाता है। देखो बच्चों, जब भी शरीर का तापमान ज्ञात किया जाता है तो तापमान की कुछ इकाइयां होती है। क्या होती है भाई? इकाई होती है। इकाई होती है पष्ट इकाई। अगर तापमान को अगर मैं मेजर करूं, तापमान को मैं लिखता हूं तो दो तरीके से लिखता हूं। पहला मैं लिखता हूं उसके शरीर का तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में। किस में लिखता हूं भाई? डिग्री सेंटीग्रेड में। एक मैं लिखता हूं डिग्री फ़ारेनहाइट में। किस में लिखता हूं भाई? डिग्री फ़ारेनहाइट में। और एक मैं लिखता हूं केल्विन के अंदर। एक तो ये हो गया सेल्सियस। सेल्सियस क्या हो गया भाई? सेल्सियस हो गया। एक हो गया भाई फ़ारेनहाइट। क्या हो गया भाई? फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट हो गया। क्या हो गया भाई? फ़ारेनहाइट हो गया। एक हो गया केल्विन। भाई क्या हो गया भाई? केल्विन हो गया। क्या हो गया भाई? केल्विन हो गया। तो अपने तीन प्रकार की इसकी इकाइयां मानी जाती है। पहला है जैसे सेल्सियस कहते हैं, दूसरा है उसे अपन क्या कहते हैं? फ़ारेनहाइट कहते हैं, तीसरा है उसे केल्विन कहा जाता है। तीन प्रकार की अपनी इकाइयां होती है। किसकी होती है? तापमान की होती है। अब अगर मैं आपको यूं कहूं, मैं एक बात बोलता हूं आपको, इधर देखना भाई। मैं आपको एक बात कहूं कि अगर 37.5 डिग्री सेल्सियस है तो इसका मतलब ये 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अगर मैं आपको ये बात कहूं तो ये हजम होगी कि आपको? नहीं होगी सर। अरे हाँ बिल्कुल, मैं जानता हूं आपको हजम नहीं होगी। तो इसके भी तरीके हैं बच्चों। क्या है इसके तरीके? अगर आपको कभी भी सेल्सियस सेल्सियस से आपको चेंज करना हो फ़ारेनहाइट के अंदर, डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर, तो उसका भी एक सूत्र आता है। और अगर कभी आपको डिग्री फ़ारेनहाइट से चेंज करना हो डिग्री सेंटीग्रेड में तो उसका भी फॉर्मूला आता है। सर फॉर्मूला क्या है वो बता दीजिएगा। देखो बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5 बराबर 32 माइनस फ़ारेनहाइट अपॉन 9। क्या होता है भाई? डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5 बराबर 32 माइनस फ़ारेनहाइट अपॉन 9। ये किसका फॉर्मूला है? सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट ज्ञात करने का। और इसी सेम टू सेम फ़ारेनहाइट, इसका भी फॉर्मूला सेम है। क्या है भाई? सेम। ये इसका फॉर्मूला होता है। बात समझ जाओ वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं है सर। देखो भाई, एक बात याद रखना। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, क्या पूछूं भाई? एक क्वेश्चन पूछूं। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि मेरे पास है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 37 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसका फ़ारेनहाइट क्या होगा? इसका फ़ारेनहाइट क्या होगा? इसका फ़ारेनहाइट क्या होगा? ये अपने एक क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आता है अपने कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो इसका इसका सेल्सियस यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा? दो क्वेश्चन मेरे पास लिखे हुए। पहला क्वेश्चन का नाम तो मैंने लिखा कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, और एक लिखा मैंने 100 डिग्री फ़ारेनहाइट को आपके किस में चेंज करना है? सेंटीग्रेड में। फॉर्मूला अपने सामने लिखा हुआ है। देखो एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं ना, क्या कैलकुलेशन आती है एक बार अपन देख लेते हैं। सेल्सियस 37 है तो 37 का 37 लिखो, अपॉन 5 का 5 लिख दो, बराबर के बराबर 32 के 32 माइनस एफ का एफ अपॉन 9 का 9 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? यहां पर 37 इंटू 9 हो जाएगा, अपॉन ये 5 रह जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? फ़ारेनहाइट अपॉन माइनस 32 हो जाएगा, है ना? सॉरी, 32 माइनस फ़ारेनहाइट हो जाएगा। बात आ जाएगी समझ में? देखो मल्टीप्लाई करो। जब 37 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आता है? देखो भाई, 37 को 9 से गुणा करा तो आपके लगभग ये वैल्यू आएगी 333। क्या आ रहा है भाई? 333 आपकी ये वैल्यू है ना? कितनी है आपके? 333। मतलब मैं अगर आपको यूं कहूं कि ये हो रहा है 333 अपॉन 5 बराबर
32 माइनस बराबर 32 माइनस एफ हो रहा है, ऐसे हो रहा है आपके, है ना। अब क्या कहूं कि 5 का भाग किसके ऊपर दे दो, 33 के ऊपर दे दो, है ना। 5 का भाग किसमें करो, इसमें दे दो। तो 5 का अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो कितनी बार जाएगा, 6 बार, वापिस 33 हो गया, 6 बार 666 मतलब 66.66 आ जाएगा। इसका मतलब मैं आगे क्या कह सकता हूं कि आपने जो आगे वैल्यू आएगी 6.66 और बराबर 32 माइनस एफ, और एफ जब इधर कन्वर्ट होएगा तो क्या होएगा 66.66 प्लस 32 हो जाएगा। अब जैसे आप इसको जोड़ोगे तो जोड़ने पर आपके क्या आएगा भाई, एक बार जोड़ लीजिएगा आप, क्या आएगा आपके 98.66, क्या आंसर आया 98.66 आपके फ़ारेनहाइट में आंसर आ गया। इसका मतलब क्या है बच्चों कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड में आपके 98.66 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यह बात अपन ने सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट कर ली। अब अपन बात करते हैं फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा, है ना। इसी सेम टू सेम, कुछ बहाना नहीं है, कुछ काम नहीं। देखो भाई सेम टू सेम काम है कि डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री सेंटीग्रेड लिख लो, 5 के 5 लिख लो, बराबर 32 माइनस एफ कितना है 100 है सर, ये लिख दो। ये आपका फॉर्मूला थोड़ा मिस्टेक है ना, इसका जो फॉर्मूला है बच्चों एफ -32 होता है, और बाकी कोई दिक्कत नहीं, इधर की वैल्यूज अपने सही है ना, इधर की वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई ये हो गया, तो अब इस वैल्यू को मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ी, इसका मतलब 100 माइनस क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है। अब वो नीचे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, वही आगे वैल्यू। अब देखो करो, आप खुद मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर 100 में से 32 माइनस निकालूंगा तो कितनी बचेगा आपको, एक बार करो आप। 30 निकालते थे कि 70 बचते हैं, 2 और निकाल दो, कितने 68, है ना। तो डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5 कितने बच गया आपको 68/9, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या, ये तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। यानी कि 98 इंटू 5 देख करके देखो एक बार, 340, और ये किसका भाग लग जाएगा 9 का भाग लग जाएगा। कितने बार गया 27, है ना। कितना बच गया अपने 7 बच गया, 0, उसके बाद में 63 है ना, 63, वापिस वही, वापिस 7 बच गया, है ना। तो वो आता जाएगा आता जाएगा 37.77। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि अगर मैं आपसे इसमें बात करूं तो इसमें आंसर कितना जाएगा 37.77 डिग्री सेंटीग्रेड इसका आंसर आता है, जब भी आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। तो ये बात आप विशेष करके ध्यान रखेगा बच्चों, है ना, ध्यान रख लोगे बच्चों। इस प्रकार से आपका आंसर आएगा, इस प्रकार से आपको डिग्री से सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में चेंज करना पड़ेगा। तो अपन तो ये बात कर रहे थे कि अपने फ़ारेनहाइट और डिग्री का ये इकाइयां हैं, और इकाइयों पर कैसे किसको चेंज किया जाता है वो अपन ने बात की थी, है ना। इस पेज को मैं डिलीट कर देता हूं, इसमें अपने रब कार्य किया था बच्चों ना। चलो अब अपन लेते हैं अगला पेज, नेक्स्ट पेज अपने क्या है भाई, नेक्स्ट पेज में अपन देखते हैं कि जो पशु है उसके शरीर का तापमान कितना कितना होता है। तो एक तो होती है बच्चों गाय, एक होती है अपने भैंस, और एक होती है अपने भेड़, एक होती है अपने बकरी, क्या होती है भाई बकरी, और एक होती है अपने मुर्गी, क्या होती है मुर्गी। इन सभी के अपन क्या ज्ञात करेंगे, अपन ज्ञात करेंगे इन सभी का, क्या ज्ञात करेंगे भाई, इन सभी के अपन शरीर का तापमान ज्ञात करेंगे। अगर मैं कहूं कि आपके जो गाय है इसका तापमान लगभग 38 होता है, कितना होता है भाई 38 होता है, या 38.5 होता है, अगर मैं आपसे ये बात करूं। या अपन बात करें भैंस की, ये 38.5 आएगा।
अगर मैं बेस की बात करूं तो ये आएगा आपके 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर वही मैं आपसे बेड की बात करता हूं तो आपके आएगा बच्चों 38.9 डिग्री सेंटीग्रेड। वही मैं आपके बकरी की बात करूं तो बकरी आपके आएगी बच्चों 39.1 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैं वही मुर्गी की बात करूं तो मुर्गी बच्चों आपके आएगी 141 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपके डिग्री सेंटीग्रेड में। अब इन्हीं को अगर मैं फ़ारेनहाइट में लिखूं तो ये आ जाएगा आपके 100.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये आ जाएगा आपके 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। और आपके बेड का आ जाएगा, कितना आ जाएगा 102, कितना आ जाएगा 102 फ़ारेनहाइट। यहीं आपके जो बकरी है उसका कितना आ जाएगा 102.5 डिग्री सेंटीग्रेड। और वहीं आपके सॉरी ये 141 नहीं है, ये ओनली 41 है ना। और आपके अगर मैं 41 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करूँ तो अगर फ़ारेनहाइट में इसको लिखूँ तो 107 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है बच्चों। तो इस प्रकार से क्या होती है, इनकी अपन क्या ज्ञात करते हैं भाई, टेम्परेचर ज्ञात करते हैं। और ध्यान रखना इनका टेम्परेचर ज्ञात कैसे किया जाता है, हाउ कैन कैलकुलेट ऑफ टेम्परेचर ऑफ एनिमल्स। तो बच्चों ध्यान रखना है कि जब भी अपन एनिमल्स का टेम्परेचर ज्ञात करते हैं तो उनका जो पीछे का मलाशय वाला भाग होता है जिसे अपन रेक्टम कहते हैं, उस रेक्टम के अंदर थर्मामीटर का प्रयोग कर कर अपन उसका तापमान ज्ञात किया जाता है। समझ जाओगे बच्चों। तो ये अपन ने बात कर ली, क्या बात कर ली, इनके तापमान की। अब अपन जो ज्ञात करेंगे, बात करेंगे बच्चों, वो है उनके आपके जो बध्याकरण का तरीका। किसका तरीका, बध्याकरण का तरीका अपन उसमें ज्ञात करेंगे। देखो भाई अपन ने 2 टॉपिक लिखे थे, पहला पशुओं के शरीर का तापमान ज्ञात करना, ये अपने कंप्लीट हो गया। अब अपन चालू करेंगे बध्याकरण। क्या करेंगे भाई, बध्याकरण। अब बध्याकरण का अर्थ क्या होता है सर गुरुजी, किस प्रकार से बध्याकरण को हम पढ़ते हैं और किस प्रकार से नहीं पढ़ते हैं। देखो भाई बध्याकरण का अर्थ ये होता है, देखो कि कोई भी पशु है ना, कोई भी पशु है, उस पशु में जो नर वाला रहता है, आपके नर वाला रहता है, उस नर वाले जो पशु रहता है उसके जो मेल पार्ट रहते हैं, मेल पार्ट मतलब आप समझ रहे हो, मेल पार्ट का जो भाग रहता है उसको हटा दिया जाता है। हटाने के बाद उसे बध्याकृत नर कहा जाता है। तो भाई ये अलग अलग में अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं कहूँ गाय भैंस के अंदर ये बुलक के नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बुलक बोलते हैं ना। और अगर मैं टीजर बुल भी बोलते हैं, बुलक भी बोलते हैं, दोनों बोला जाता है। अगर मैं वहीं भेड़ की बात करूँ जैसे वीडर बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, वीडर के नाम से जाना जाता है। समझ आओगे बात को। अब अगर मैं यूं कहूं कि ये बध्याकरण करते क्यों है ना, बध्याकरण क्यों किया जाता है, इसका क्या कारण है। देखो बच्चों बध्याकरण करने के 2 आपके उद्देश्य हो सकते हैं। पहला उद्देश्य तो ये हो सकता है कि बध्याकरण करने पर क्या है कि वो सीमन का ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, सीमन का ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, जिससे क्या होता है उसका मांस उत्पादन बढ़ जाएगा, वो शरीर हट्टा कट्टा रहेगा, या वो थकेगा नहीं, जिससे कृषि कार्य अच्छा कर पाएगा और वजन उठाने के लिए भी वो कार्य अच्छा करेगा। ये अपन मानते हैं कि उसका उद्देश्य ये हो सकता है। और आपके बध्याकरण का मतलब कि जो एज कितनी होती है, तो वो होती है 1 वर्ष। कितनी होती है भाई, 1 वर्ष होती है। तो देखो बच्चों है ना, बध्याकरण अपन टॉपिक डाल के बात कर लेते हैं। देखो बध्याकरण को अंग्रेजी में कहते हैं कास्ट्रेशन। क्या कहते हैं भाई, कास्ट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, कास्ट्रेशन कहते हैं बध्याकरण। अब देखना भाई कास्ट्रेशन या बध्याकरण के अंदर क्या पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते हैं। देखो भाई, रिमूव ऑफ मेल पार्ट, रिमूव ऑफ मेल पार्ट, रिमूव ऑफ मेल पार्ट कोल्ड कास्ट्रेशन, यानी कि नर भाग को हटाना, नर भाग को हटाना, नर भाग को हटाना क्या कहलाता है, आपकी बध्याकरण कहलाता है। नर भाग को हटाना क्या कहलाता है, आपके बध्याकरण कहलाता है। और बच्चों नर भाग अधिकतर क्या होता है, वर्षण होता है। वर्षण को हटाना ही आपके बध्याकरण कहलाता है। और ध्यान रखो उद्देश्य क्या क्या होता है, आपके क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं बध्याकरण के। तो बच्चों पहला जो उद्देश्य होता है वो हो सकता है मांस उत्पादन का। किसका हो सकता है, मांस उत्पादन का आपके एक उद्देश्य मान सकते हैं। अगर मैं वही बात करूं दूसरे उद्देश्य की, तो दूसरा उद्देश्य हो सकता है बच्चों कृषि कार्य के लिए। किसके लिए, कृषि कार्य के लिए। अगला अगर मैं बात करूं आपसे तो हो सकता है बच्चों वजन उठाने के लिए, वजन उठाने के लिए, वजन उठाने के लिए। ये 3 आपके उद्देश्य हो सकते हैं। किसके उद्देश्य हो सकते हैं, बध्याकरण के उद्देश्य हो सकते हैं। अगले बच्चों में अगर आपसे बात करूं कि आपका जो ये
विद्याकरण करते हैं तो इसमें उम्र क्या होनी चाहिए नर की, तो बच्चों याद रखना 1 वर्ष। कितने? 1 वर्ष के नर के विद्याकरण की क्रिया की जा सकती है, ये बात आप हमेशा याद रखेगा। अब बच्चों ध्यान रखना कि विद्याकरण करने का भाई अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे अगर मैं आपके एक नाम लेता हूं, बड़ी जो कास्टेटर है ना, ध्यान रखना बड़ी जो कास्टेटर नाम का एक यंत्र होता है। अगर आप चाहो तो मैं यहाँ सर्च करके आपको बता सकता हूँ, लेकिन सर्च मैं आपको फोटो डाल दूंगा पीडीएफ के अंदर, एड कर दूंगा, है ना। बड़ी जो कास्टेटर का, बड़ी जो कास्टेटर कुल मिला के एक प्लायर, जानते हो प्लायर? प्लायर होता है प्लायर की तरह का, ऐसे कैची की तरह प्लायर होता है। उस प्लायर के बाद क्या करते हैं, वो जैसे प्लायर होता है, जो वो वर्सन होते हैं उनको ऐसे दबा दिया जाता है, जोर से दबा दिया जाता है ऐसा करके। और जोर दबाने से क्या होता है, उसके जो वर्सन है वो डैमेज हो जाता है, और डैमेज होने की वजह से वो क्या करते हैं, बिल्कुल वो मतलब प्रजनन योग्य नहीं रह पाता है। ये बात आपको याद रखना है। एक विधि होती है जिसे इलास्टेटर कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? इलास्टेटर। इलास्टेटर को आप हिंदी में कहते हैं रबड़, रबड़ कहते हैं। आप जैसे आपका ये वर्सन है, इस वर्सन के ऊपर बहुत सारे रबड़ चढ़ा दो, बहुत सारे रबड़ रबड़ चढ़ाते जाओ चढ़ाते जाओ, एक टाइम ऐसा आएगा कि रबड़ उसको इतना भींचेंगे, इतना भींचेंगे, वो बिल्कुल टूट कर अलग हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना। ये जो विधि है रबड़ बैंड की, ये भेड़ बकरी में ज्यादा अपनाई जाती है, बहुत दर्दनाक होती है ना, बहुत दर्दनाक होती है ये विधि। एक होती है चीरा, याद है सर्जिकल विधि। चीरा ये सूअर में प्रचलित है। देखो भाई, जो आपका उसका जो वर्सन वाला भाग रहेगा, उसे चक्कू लेके या कोई भी आरी लेके उसके जो वर्सन वाला भाग उसको कट कर देते हैं, कट करने से उसके रिमूव कर देते हैं उन पार्ट्स को, ये चीरा लगाकर। ये भी एक बहुत दर्दनाक विधि होती है। अब देखो भाई विधियां, विधि देख लेते हैं। मेथड ऑफ कास्ट्रेशन, मेथड ऑफ कास्ट्रेशन, मेथड ऑफ कास्ट्रेशन। अगर मैं बात करूं पहले मेथड की, तो पहला मेथड है बच्चों ब्रिडिजो कास्टेटर। क्या है भाई? ब्रिडिजो, ब्रिडिजो कास्ट्रेशन, कास्ट्रेशन, ब्रिडिजो कास्ट्रेशन पहली विधि। ये एक प्रकार का यंत्र बच्चों, ये एक प्रकार का क्या है भाई? यंत्र है। क्या प्रकार का? एक प्रकार का यंत्र है। कौन है? ब्रिडिजो कास्ट्रेशन एक प्रकार का यंत्र है। यह यंत्र गाय और भैंस में ज्यादा उपयोग किया जाता है, गाय व भैंस में अधिक उपयोगी है। कौन सा? ब्रिडिजो कास्ट्रेशन। अगली ये विधि, ये विधि, ये विधि सर्वाधिक प्रचलित है। ये विधि सर्वाधिक प्रचलित है। ये विधि सर्वाधिक क्या है भाई? सर्वाधिक प्रचलित है। ये विधि सर्वाधिक प्रचलित है। ये बात भी आप ध्यान रखना बच्चों। क्या याद रखना है कि आपके बड़ी जो कास्ट्रेशन यानी कि जो यंत्र है, ये सर्वाधिक प्रचलित विधि है और सर्वश्रेष्ठ विधि है। ये बात आप ध्यान रख लेना। इसके बाद में विधि नंबर 2 आती है बच्चों, उसको बोलते हैं इलास्ट्रेशन, इलास्ट्रेटर, इलास्ट्रेटर। क्या कहते हैं? इलास्ट्रेटर कहते हैं। इलास्ट्रेटर का मतलब होता है बच्चों रबड़ बैंड। क्या होता है? रबड़ बैंड होता है, रबड़ बैंड होता है। दर्दनाक विधि है, आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा, बहुत दर्दनाक विधि होगी, है ना। ये अधिकतर बच्चों उपयोग करते हैं भेड़ बकरियों में। क्या इसमें करते हैं? भेड़ बकरी में इसका उपयोग अधिकतर किया जाता है। अगर मैं बच्चों इसमें बात करूं कि ये, अगली बात करूं कि ये विधि, ये विधि, ये विधि अधिक दर्दनाक है। ये विधि अधिक दर्दनाक विधि है, अधिक दर्दनाक विधि है, दर्दनाक। ये बात भी आप ध्यान रख लेना बच्चों। रख लोगे तो इस चीज़ का आप विशेष करके ध्यान रखना कि ये आपके जो बड़ी जो कास्ट्रेटर इलास्ट्रेटर विधि है, जो आपके कुछ इस प्रकार से है। और अगली जो आपके 3 नंबर की विधि, उसकी मैं बात करता हूँ, और उस विधि का नाम है आपके चीरा लगाकर यार, सर्जिकल करके। 3 नंबर की विधि कौन सी है? चीरा लगाकर या सर्जिकल, या सर्जिकल विधि, या सर्जिकल विधि। ये बात ध्यान रखना। अब ये ध्यान रखना आपको कि ये विधि सूअर में अपनाई जाती है, सूअर में प्रचलित, सूअर में अपनाई जाती है, सूअर में अपनाई जाती है। ये बात आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है बच्चों। बच्चों आज जो अपन ने बात करी, वो अपन ने लगभग 2 चीज़ों की बात करी। पहले उसके टेम्परेचर की बात करी, और टेम्परेचर के बाद में अपन ने बात की उसके कास्ट्रेशन से संबंधित, यानी कि विद्याकरण से संबंधित अपन ने बात की है। उसमें अपन ने उसके मेथड पढ़े हैं। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं। क्या बात है? देखो भाई, गाय और भैंस, गाय व भैंस के बध्याकर्ता नर को, के बध्याकर्ता नर को, बध्याकृत नर को, नर को बध्या करते नर को,
बद्याकृत नर को क्या कहते हैं भाई? टीजर बुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टीजर बुल कहा जाता है। टीजर बुल कहा जाता है। टीजर बुल कहा जाता है। इस चीज का आप विशेष करके ध्यान रखेगा बच्चों। अगली अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों कि आपके जो भेड़ क्या है भाई? भेड़। अगली मैं बात करूं आपके कि भेड़ के बद्याकृत नर को, भेड़ के बद्याकृत नर को, भेड़ के बद्याकृत नर को क्या कहते हैं? तो बच्चों कहते हैं वीडर। क्या कहते हैं भाई? वीडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वीडर कहा जाता है। और अगर मैं आपसे वही बात करूं अगली नेक्स्ट वाली, तो नेक्स्ट बात क्या है बच्चों आपके? तो नेक्स्ट बात है बच्चों आपके कि जो आपके मुर्गी होती है, उस मुर्गी में बद्याकृत नर को क्या कहते हैं? तो उसमें कहते हैं केपन। क्या कहते हैं बच्चों? केपन। और बद्याकरण की विधि को केपोनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? केपोनाइजेशन कहते हैं। केपोनाइजेशन कहते हैं। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखें कि आपके बद्याकृत करने की विधि है ना, बद्याकरण करने की विधि, बद्याकरण करने की विधि और किसके अंदर? केवल है आपके मुर्गियों के अंदर, उसे कहते हैं केपोनाइजेशन। ये बात आप विशेष करके ध्यान रखिएगा। और मुर्गियों में आपके बद्याकृत नर को क्या कहते हैं? केपन कहते हैं भाई। क्या कहते हैं भाई? केपन कहते हैं। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखिएगा ना बच्चों। इन 3 चीजों को आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। और चौथी बात आपको ध्यान रखना है तो वो केपोनाइजेशन याद रख लेना है। चलो यही आज अपनी क्लास समाप्त होती है बच्चों। इसी के साथ आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।